सॉल्ट ब्रिज के लिए आपने ग्लास की एक ट्यूब ली और उस ट्यूब को दो जगह से हीट किया। जहां से आपने हीट किया वहां से ग्लास सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से आप इसे टर्न कर सकते हो, मोड़ सकते हो, और यहाँ से ये सॉफ्ट हो गया तो यहाँ से टर्न कर सकते हो। तो वो डिस्टेंस आप देख लें कैसी बनानी है, तो ये इस यू ट्यूब में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यू शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें लेना क्या होता है वो। अब समझें इसके अंदर फिल क्या करना है। तो इसके अंदर फिल किया जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। पहले समझ लें फिर एक साथ लिख लेंगे। इसमें क्या फिल किया जाता है सॉल्ट ब्रिज में? हमेशा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नाउ इनर्ट गैस आज तक पढ़ा था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आपके डिक्शनरी में आज पहली बार ऐड होने वाला है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है। पहले मुझे कोई बताए डैनियल सेल क्या है? डैनियल सेल क्या है? और डैनियल सेल में आपने सॉल्ट ब्रिज कहाँ कैसे अप्लाई कर रखा है? पहले बताइए डैनियल सेल क्या है, हाथ खड़ा करिए। डैनियल सेल क्या है? लीन बोलो। मैम डेनियल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम जिंक को एनोड और कॉपर को कैथोड लेकर चलते हैं। जिंक को एनोड, कॉपर को कैथोड, और इसे वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं और सॉल्ट ब्रिज से इनके सॉल्यूशंस को कनेक्ट करते हैं टू डैनियल सेल कंप्लीट। में क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो, क्या रिएक्शन चाहते हो कि डैनियल सेल में ये रिएक्शन होनी चाहिए? डैनियल सेल में क्या सेल रिएक्शन होती है बताओ? अच्छा म्यूट कर लिया। डैनियल सेल में क्या सेल रिएक्शन होती है? जीविता बताओ। जीवित, चलो कोई बात नहीं। क्षितिजा बताओ बेटा, डैनियल सेल में क्या सेल रिएक्शन होती है? हम Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu। तुम्हें यही रिएक्शन चाहिए या तुम इस रिएक्शन के अलावा कोई और एक्सपेक्ट कर सकती हो डैनियल में? नहीं चाहिए ना कोई और? अगर डैनियल सेल है तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन होना चाहिए और कॉपर का ही रिडक्शन होना चाहिए ना, किसी और का नहीं। अब मान लो तुमने सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट भरा, तुम्हें उस दिन में बताया था ब्रिज का मतलब होता है ये दोनों को जोड़ता है, दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। और सॉल्ट वर्ड इसलिए क्योंकि इसमें एक सॉल्ट भरा रहता है। तो जो सॉल्ट तुमने इसमें फिल किया, अगर उसके आयंस ने इनके साथ रिएक्ट कर लिया या फिर इनकी रिएक्शन को न होने दिया और अपनी खुद की रिएक्शन स्टार्ट कर दी, तो फिर डैनियल सेल का काम कैसे होगा? हमने तो सॉल्ट ब्रिज को मदद के लिए डाला था और पता चला कि सॉल्ट ब्रिज के सॉल्ट ने अपनी रिएक्शन चालू कर दी। इसलिए हमें सॉल्ट ब्रिज से उसका काम भी ले लेना है और हमें उसके आयंस को इस मेन रिएक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करने देना है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहा जाता है इनर्ट। इनर्ट का मतलब जानते हैं ना, मेन रिएक्शन में जो हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। इनर्ट डजंट मीन कि वो रिएक्ट नहीं करते। इनर्ट गैसेस का मतलब तो वो होता है जो गैसेस रिएक्ट ही नहीं करती हैं। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो काम में लिए जाते हैं वो मेन सेल रिएक्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉपर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की क्या डेफिनेशन है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ठीक है, तो मैंने KCl, NH4Cl, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये जेईई नीट का, KNO3, NH4NO3, ये जो कंपाउंड्स हैं ये किसकी तरह यूज होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होने वाले ये कंपाउंड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, सपोज करो मैंने KNO3 सेलेक्ट किया। अब जो तुमने KNO3 सेलेक्ट किया उसको पहले तो पानी में डिसॉल्व करो। पिक्चर बनाना दिमाग में। पानी में डिसॉल्व किया और पानी में डिसॉल्व करके आयोनिक कंपाउंड था, फटाफट पानी में डिसॉल्व हो गया। अच्छा गाढ़ा सॉल्यूशन बनाना, पतला नहीं। अब सपोज करो तुमने यूट्यूब लैब में बना ली, जैसे हमने MSc में खुद बनाया था सॉल्ट ब्रिज। तो हमको सर ने ग्लास रॉड दिया था, ग्लास ट्यूब दिया था, हमने दो जगह से हीट किया, फिर वहां से सॉफ्ट हुआ, सॉफ्ट होके हमने मोड़ लिया। मोड़ने में ध्यान रखना पड़ता है, टूट जाती है बहुत बार, तो मोड़ा हमने तो यूट्यूब बन गई। अब दूसरी तरफ हमें KNO3 दिया सर ने, हमने पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लिया। अब मुझे बताओ तुमने यहां से उसको डालना चालू किया और यहां से तुम सक करोगे,
सही है ना, यूट्यूब है, इसमें भरने का तो यही तरीका, और ध्यान रखना पड़ता है एयर बबल ना आ जाए। तो तुमने यहाँ से कर दिया इसको, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ तो इन्वर्टेड लगाना है ना, तो एक बार तुम सोच के देखो, ये चीज तुमने पानी में डाली और उसमें डाली, और फिर तुम इसे इन्वर्ट कर रहे हो, और यहाँ कॉटन के प्लग्स लगे हुए होते हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सोल्यूशन बह के नीचे आ जाएगा? एक बार तुम इमेजिनेशन में नमक ले लो, चलो नमक, NaCl KCl लगभग मिलते जुलते ही है। तुम सोचो तुम KCl को NaCl को पानी में मिलाकर यूट्यूब में डालकर उस यूट्यूब को उल्टा कर दोगे, अक्षांश क्या लग रहा है? मैम सारा निकल जाएगा, बह जाएगा ना सारा, Yes, नीचे ma'am. गिर जाएगा ना, क्योंकि अपन नमक को सोच के देखो, पानी में आप कितना भी गाढ़ा बना लो, ये तो तय है कि उसको बहना ही है, मतलब उल्टा करोगे तो पक्का है वो नीचे आ जाएगा। इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज को न होने देने के लिए, पहले आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को पानी में मिलाओ, सॉल्यूशन बना लो, और इस सॉल्यूशन में अब दो चीजें मिलाई जाती हैं, अगार अगार और जिलेटिन। क्या दो चीजें मिलाई जाती हैं? अगार अगार और जिलेटिन। और बच्चों इन दोनों कंपाउंड्स का रोल जो होता है केमिस्ट्री में, ये जहां जाते हैं वहां सिस्टम को सेमी सॉलिड स्टेट देते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट देते हैं, ना सॉलिड ना लिक्विड, सेमी सॉलिड। बताइए अगर ये सॉलिड कर देंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? बताइए, अगर जिलेटिन और अगार अगार मेरे सिस्टम को सॉलिडिफाई कर दे टोटल, तो क्या दिक्कत आ जाएगी अश्मी? मैम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, जैसे सॉलिड हो गया तो ये तो भर गया इसमें, पैक हो जाएगा। अब आपको अगर याद है हल्का फुल्का कि जब यहाँ चार्जेस डेवलप होते हैं तो इनमें से आयंस निकल के आते हैं, याद है? यस मैम। तो वो काम कैसे होगा? ये तो सॉलिड बन के जम जाएगा उसके अंदर। एक काम करती हूँ, पहले सॉल्ट ब्रिज का वर्क सिखाती हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए। ये आपकी डेनियल सेल, जिंक रॉड Zn2+ में, कॉपर रॉड कॉपर 2+ में, और ये कनेक्शन कंप्लीट। अब सब लोग ध्यान से देखें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन में Zn आयन बनके सॉल्यूशन में आया, Zn आयन बनके सॉल्यूशन में आया, और पहले से यहाँ रखा हुआ था ZnSO4। मतलब जितने जिंक आयन हुआ करते थे उतने ही सल्फेट आयन हुआ करते थे। सब बच्चे ध्यान देना, जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट आयन थे, और धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता जा रहा है और जिंक आयन नए नए आते जा रहे हैं। तो क्या मैं कह दूं फाइनली Zn2+ ज्यादा हो गया सल्फेट से। अब जब Zn2+ ज्यादा हो रहा है तो Zn2+ का ज्यादा होना, यहाँ जो लॉस हुए थे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उनको आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि प्लस का माइनस के लिए अट्रैक्शन होगा। तो ये जिंक आयन सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, उन्हें नहीं जाने देंगे। तो क्या मैं कहूँ इस सॉल्यूशन का न्यूट्रल बने रहना इसेंशियल है, वरना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कैसे करेगा? वापस से सुने, पहले ZnSO4 भरा हुआ था, शुरू से लेते हैं वापस। पहले जिंक की रॉड थी, जिंक की रॉड को किसमें डिप कर रखा था? ZnSO4 में। ZnSO4 में जितने जिंक आयन थे उतने ही सल्फेट थे, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था। और यहाँ ऑक्सीडेशन चालू हुआ, और ऑक्सीडेशन होते ही जिंक आयंस बन के आया। सल्फेट तो उतने के उतने ही हैं, जिंक आयंस आते जा रहे हैं, तो फाइनली जिंक आयंस बढ़ गए, और जिंक आयन के बढ़ने ने इस पूरे सॉल्यूशन को प्लस बना दिया। और जब ये प्लस बन जाएगा तो प्लस बनने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते थे, करंट फ्लो करते थे, वो नहीं हो पाएगा, तो मुझे इसे न्यूट्रल रखना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैंने इसमें मैंने KNO3 भर रखा है, तो KNO3 में से यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है? जिंक आयन। तो जो नाइट्रेट आयन है वो निकल के यहाँ पर आएंगे और यहाँ के सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखेंगे, क्योंकि न्यूट्रल रहेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब बताओ मुझे
KNO3 में से नाइट्रेट आयन को यहाँ आना है या नहीं आना है। और अगर तुम्हारा अगार अगार और जिलेटिन उस चीज को क्या कर दे, बिल्कुल सॉलिड ही कर दे, तो फिर आयंस कैसे निकलेंगे। क्या हमें याद है कि आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं देता। आयोनिक कंपाउंड आयंस कौन से स्टेट में देता है, मोल्टन और एक्वस। तो मुझे सॉलिडिफिकेशन तो नहीं चाहिए। क्या मुझे लिक्विड फॉर्म में चाहिए, मुझे वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लिक्विड फॉर्म में रखूंगी तो बिल्कुल घर की भाषा में अपन बोले तो ये डुल जाएगा, ये बह जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, मेरा कुछ बचेगा ही नहीं वहां पे। तो न तो मुझे ये चाहिए बहुत ज्यादा सॉलिड स्टेट में, क्योंकि अगर ये सॉलिड हुआ तो इसमें से आयंस नहीं आने वाले, मेरा सॉल्ट ब्रिज का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। अगर मैंने इसे एक्सट्रीमली लिक्विड फॉर्म में रखा तो उस केस में ये पूरा बह जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए अगार अगार और जिलेटिन को रखा गया, जो इसको कौन सी स्टेट देते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट। एक मिनट में आपके सारे डाउट्स ले लूंगी, एक बार आप सुन लो। अब मेरा क्वेश्चन है कि सॉल्ट ब्रिज मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने ग्लास की ट्यूब ली, मैं जो बना रही हूँ उसमें गलती बताना है ना, एक स्टेप मैं मिस करूंगी, वो स्टेप आप बताना। मैंने सबसे पहले ग्लास ट्यूब ली, स्टेप 1। स्टेप 2 मैंने ग्लास ट्यूब को 2 जगह से हीट किया। स्टेप 3 मैंने वहां से मोड़ लिया और मैंने यूट्यूब बना ली। स्टेप 4 एक तरफ मैंने बीकर में KNO3 को बहुत अच्छे से पानी में डिसॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप, इसी में मैंने जिलेटिन और अगार अगार मिला दिया। जिलेटिन और अगार अगार मिलाने के बाद में फिर मैंने इसको अच्छे से बॉईल होने दिया। बॉईल होने के बाद में जब ये सही हो गया, फिर मैंने यहाँ से डालना शुरू किया और यहाँ से सक किया, फिर पूरे में सेट हो गया। और फिर मैंने कॉटन के प्लग्स लगा दिए, कॉटन के प्लग्स लग चुके हैं, सेमी सॉलिड स्टेट है। फिर मैंने इन्वर्टेड करके यहाँ डाल दिया। बताइए एक कौन सा प्रिकॉशन का ध्यान रखना है, या कौन सा एक स्टेप है जो मैंने नहीं बोला कि मैम ये तो करना इसेंशियल है, ये तो करना ही पड़ेगा। बोलो रक्षित। लक्षित आवाज नहीं आ रही है। कौन सा स्टेप है आयुष? मैम आपने बॉईल करने के बाद कूल नहीं होने दिया उसको। बॉईल करने के बाद कोल्ड नहीं होने दिया, ठीक है, मैंने कोल्ड कर दिया। कोल्ड करने से क्या होगा मैम? जो कि ग्लास ट्यूब है वो टूट सकती है शायद ज्यादा गर्म से, अगर ज्यादा गर्म डालते हैं। ज्यादा गर्म डाल दूंगी तो वो टूट सकती है। तो आप कह रहे हैं आप मैम उसे ठंडा हो जाने दो। अगर मैंने ठंडा होने दिया और जिलेटिन डला हुआ है तो क्या हो जाएगा? मैम सेमी सॉलिड बन जाएगा। नहीं हो जाएगा बीकर में। और अगर Yes. बीकर में सेमी सॉलिड हो जाएगा तो भरोगे कैसे? अच्छा मैम। आई बात समझ में? बस यही पॉइंट का ध्यान रखना है। यहाँ पर तो स्टूडेंट को ये करना ही पड़ता है और काफी हार्ड ग्लास ट्यूब दी जाती है इसमें। इसमें ऐसे सिंपल नहीं, जैसे अपनी टेस्ट ट्यूब वगैरह होती है ना, टेस्ट ट्यूब वगैरह तो हल्का सा गर्म करो फटाफट टूट जाए, ऐसी नहीं मिलती है, इसकी अलग आती है, काफी हार्ड होता है वो। तो ये बात बच्चे ध्यान रखिए कि अगर तुमने जिलेटिन और अगर डालकर उसको बॉईल किया और बॉईल करने के बाद में तुम्हें लगे कि अरे ग्लास है, मैंने बॉईल डाला तो टूट जाएगा, तो तुम मान के चलो तुम उसे ठंडा करोगे, और तुम उसे ठंडा करोगे तो वो तो सेमी सॉलिड होता जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे तुम सेमी सॉलिड स्टेट के लिए क्या सोचोगे, तुम सॉस को सोच के सोचो, या फिर तुम जैम्स और जेलीज को सोचो। अब जैम्स और जेलीज को कैसे भरोगे इस यूट्यूब के अंदर जब तक वो लिक्विड फॉर्म में ना हो? तो ध्यान रखो, मुझे जिलेटिन और अगार अगार से सेमी सॉलिड स्टेट दिलानी है, लेकिन इसमें भरने के बाद तो जिलेटिन और अगार अगार अपना काम शुरू करते हैं कूलिंग के दौरान। कूलिंग में तो चीज सॉलिडिफाई होती है ना, तो आपको उसको उबलते हुए फॉर्म में ही डालना पड़ेगा। रिस्की होता है पर करना ऐसे ही पड़ता है, बॉइल्ड फॉर्म में ही डालना पड़ता है और वहां से सक भी करना पड़ता है। इतना भी, वो तो वहां आ जाएगा, बटा लो अपने आप पहुंच जाएगा ऊपर तक, ठीक है। फिर इसमें कॉटन के प्लग्स लगा देते हैं और फिर हमने 2-3 दिन तक इसको लैब में छोड़ा था। फिर 2-3 दिन लगते हैं इसको पूरा सेट होने में, फिर अगले दिन ही आपको मिल जाता है। 2-3 दिन के बाद फिर आपका सॉल्ट ब्रिज प्रिपेयर हो जाता है। तो सॉल्ट ब्रिज कैसे बनता है ये बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आप गैल्वेनिक सेल करते हो तो आपको सॉल्ट ब्रिज का आइडिया होना चाहिए।
तो पहले मैं अपनी पूरी बात बता देती हूँ, लिखवा देती हूँ, फिर आप अपने डाउट्स पूछते जाना। हेडिंग डालिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज हेडिंग डाल के सबसे पहला लिखिए टेक ग्लास ट्यूब। स्टार्ट करिए, मैं 3 बार बोल चुकी हूँ अभी तक, एक बार मैं लिखवा दूं जीविका, फिर आप लोग पूछिए। टेक ग्लास ट्यूब, ठीक है। उसके बाद सेकंड में 2 जगह से उसे हीट कर लो, 2 जगह से हीट कर लो, हीट करते ही सॉफ्ट हो जाएगी। वर्डिंग में लिखते जाना, 2 जगह से आपने हीट कर लिया, तो नीचे लिखिए ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्टन, ठीक है। देन अगला स्टेप, कन्वर्ट इट इनटू यूट्यूब। यूट्यूब बनी बनाई नहीं मिलती है स्टूडेंट्स को, यूट्यूब में कन्वर्ट हो गया। नंबर 4 सेलेक्ट, या सेलेक्ट वर्ड अच्छा नहीं लगता, टेक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी ये टॉपिक आपको। टेक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, NH4Cl ले लो, NH4NO3 ले लो, KNO3 ले लो, KCl ले लो। इनमें भी जब अपन जेई नीट वाली शीट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा, वो मैं तभी लूंगी जब आप मुझसे पूछोगे। अभी तो आप ये चारों नाम लिखिए, पोटेशियम के और अमोनियम के क्लोराइड और नाइट्रेट, पोटेशियम के और अमोनियम के क्लोराइड और नाइट्रेट, पोटेशियम का क्लोराइड, अमोनियम का क्लोराइड, पोटेशियम का नाइट्रेट, अमोनियम का नाइट्रेट। टेक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। उसके बाद में मेक इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लो, पर थोड़ा सा दिमाग में इमेजिनेशन में लाओ, पानी में नमक मिला दो, कैसे भरोगे, कैसे यूट्यूब को इन्वर्ट डालोगे। तो आप लिखिए इमीडिएटली, इमीडिएटली अगार अगार, अगार अगार और जिलेटिन इज एडेड, immediately agar agar or gelatin is added which impart semi-solid state on cooling. Gelatin or agar agar is added which impart semi-solid state, which impart semi-solid state on cooling. That's why solution is filled in boiled state in YouTube. दिखा दें, यहाँ से सॉल्यूशन पोर करेंगे आप और यहाँ से आपको सक करना पड़ेगा। That's why solution is filled in boiled state in YouTube, क्योंकि ठंडा होते ही तो वो कूल हो जाएगा। Then cotton plugs on both sides, दोनों साइड्स पर कॉटन के प्लग्स लगा दो। Then cool for, या यूं लिख दीजिए, then kept it for 2-3 days to get semi-solid state, ताकि इसे semi-solid state मिल जाए, semi-solid state में आ जाए, उसके लिए 2-3 दिन तक इसको रख लो, ठीक है। Now it's ready. Now salt bridge is ready. इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो पूछिए। और फिर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये हेडिंग डालिए, व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। प्रिपरेशन के अंदर कोई डाउट है तो पूछिए। यूट्यूब ग्लास ट्यूब लेना है, 2 जगह से हीट करना है, जहाँ से हीट किया वहां से सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने के बाद में यूट्यूब में बदल लो,
फिर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना है, 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, इनका एक्वा सॉल्यूशन बना लो, फिर इसमें जिलेटिन और अगार अगार ऐड करो। ऐड करना है तो वो ठंडा होने पर सेमी सॉलिड देगा, इसलिए आपको सॉल्यूशन को फिल करते समय बॉइल्ड स्टेट में ही इसको भरना है, एक तरफ से डालना है, एक तरफ से सब करोगे तो ये कूलिंग में आपका इस तरह से फिल हो जाएगा। और फिर इसमें कॉटन के प्लग्स लगा के दोनों तरफ रख देते हैं और 3-4 दिन रहने दो और फिर अपने आप की सेमी सॉलिड स्टेट में बदल जाए। अब क्वेश्चन उठता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, तो लिखिए इलेक्ट्रोलाइट, देखिए ये बुक में नहीं है, काफी आगे की डेफिनेशन है ये, लेकिन वर्ड अगर बुक में है, बुक में नहीं है तो भी सॉल्ट ब्रिज तो है ना, तो हमें मीनिंग आना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज द इलेक्ट्रोलाइट इन विच कैटायन, इसका मीनिंग ये नहीं होता है जो रिएक्ट नहीं करते हैं, इन विच कैटायन एंड एनायन आर हैविंग सेम मोबिलिटी, इसका अलग डेफिनेशन है, इसको नोबल गैस से कनेक्ट मत कर। इन विच ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, यहाँ हर बात इलेक्ट्रिक फील्ड में बताई जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट इन विच कैटायन एंड एनायन आर हैविंग सेम मोबिलिटी, मतलब जैसे आप सपोज करो आपने यहाँ पर 4 एग्जांपल दिए हैं, सपोज आपने KCl लिया, हाँ KCl को आपने पानी में डिसॉल्व करके यहाँ सोल्यूशन बना के भर दिया, आप जानते हैं ये आयनिक कंपाउंड है, आप जानते हैं ये आयंस में टूटेगा। अब अगर आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, तो जितना K+, जैसे K+ और Cl यहाँ है, अब जितना K+ की मोबिलिटी है, मतलब सपोज करो K+ ने इतना ट्रैवल किया तो Cl भी इतना ही करेगा, मतलब ये यहाँ भी साथ है और ये यहाँ भी साथ रहेंगे। दिस इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब ये यहाँ भी इकट्ठे हैं KCl, ये यहाँ भी इकट्ठा है KCl, मतलब ये अलग नहीं हुए, K अलग नहीं हुआ, Cl अलग नहीं हुआ, इस तरह से चलता है। बाकी तो ये पूरा आगे MSc वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, आप इतना रख लो, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनमें कैटायन एनायन की मोबिलिटी सेम होती है। मोबिलिटी होती है मूव करना, और कब मूव करना, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना ये चलेगा उतना ही ये, फिर आप आगे बढ़े, ये जितना मोबाइल होगा उतना ही ये। यहाँ पर एक्टिविटी का मतलब मोबिलिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है। और नोबल गैसेस की तुम बात करते हो तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है कंपाउंड बनाना, किसी से रिएक्शन करना और कंपाउंड बनाना, और यहाँ रिएक्टिविटी का मतलब होता है मोबिलिटी से, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चला, दूसरा कितना चला, दोनों बराबर चले तो वो इनर्ट है, क्योंकि इनका दोनों का सम हमेशा इक्वल है। अब ये यहाँ वापस KCl बन गया ऐसे, तो ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये भी काफी आगे का है, तो आप इतना लिख लें, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस इन विच कैटायन एंड एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर हैविंग सेम मोबिलिटी, दोनों की मोबिलिटी सेम होती है, आर हैविंग सेम मोबिलिटी। ठीक है, लास्ट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज काम क्या करता है, अब मैं जो लाइन याद कराऊंगी वो मैं 5-6 बच्चों से सुनूंगी कम से कम, सुनिए। जिंक रॉड, कॉपर रॉड, ये तो सर्किट कंप्लीट हो गया, अब इन दोनों को जोड़ना था और ये सर्किट को पूरा करना था। ये सॉल्ट ब्रिज का पहला काम है ना, सर्किट को पूरा किया। तो सुनिए, इट, सॉल्ट ब्रिज ने क्या करा, कंप्लीट्स, क्या कंप्लीट करा, सेल सर्किट। कैसे, बाय जॉइनिंग किनको, टू सॉल्यूशन, किसके, ऑफ टू हाफ सेल, और सब जानते हैं हाफ सेल को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये लाइन याद करिए, देखिए एक सेल थी, उसमें एक इलेक्ट्रोड ये था, एक इलेक्ट्रोड ये था, इनकी रॉड्स को तो वायर से कनेक्ट कर दिया तो सर्किट पूरा हो गया, लेकिन सॉल्यूशंस को जोड़कर सर्किट को पूरा काम करने वाला होता है सॉल्ट ब्रिज। याद करिए, सॉल्ट ब्रिज में एक सेल में जो 2 इलेक्ट्रोड्स थे उनके सॉल्यूशन को जुड़वाकर सर्किट को पूरा किया, सॉल्यूशंस को जुड़वाकर, और रॉड्स को किसने जुड़वाया, वायर ने, और सॉल्यूशंस को किसने जुड़वाया, सॉल्ट ब्रिज ने। तो लाइन याद करिए, इट कंप्लीट्स क्या,
सेल सर्किट कैसे? बाय जॉइनिंग किसको? टू सॉल्यूशंस किसके? ऑफ टू हाफ सेल। जिनको याद होता जाए हाथ खड़ा करिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? It completes the cell circuit by joining two solutions of two half cell. It completes the cell circuit by joining two solutions of two half cell. ये लाइन याद करिए, मैं बोर्ड से हटा रही हूँ, पहले लिख लो सब लोग। ये सर्किट को कंप्लीट करता है, इसका पहला फंक्शन ये है। It completes the cell circuit by joining the two solutions of two half cell. अक्षत बता रहा है पहले। एक सेकंड, आप भी अपने रजिस्टर में से बिना देखे बोलना है ना, पक्का बोलिए। It completes the cell circuit by joining two solutions of two half cells or electrodes. सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन हो गया सर्किट को कंप्लीट करना। अश्मी बोलो। It completes the cell circuit by joining two solutions of two half cell or electrodes. बोलो स्नेहा। Yes, ma'am. It completes the cell circuit by joining the two solutions of the half cell or electrode. तन्मय बोलो। It completes the cell circuit by joining two solution of two half cell or electrode. Namrita, what is inert electrolyte? Ma'am, electrode in which cation and anion of the same electrolyte have the same mobility. Yashasvi, function of salt bridge. Function of salt bridge is that it completes cell circuit by joining the two solution of two half cell or electrode. Lean, function of salt bridge. बोलो, लीन अनम्यूट कर। Ma'am, it completes the cell circuit by joining two solutions of the two half cells or electrodes. ठीक है, अब सेकंड फंक्शन सीखते हैं, फिर दोनों एक साथ सुनाना लोग, ये याद कराना है मुझे आप। सेकंड फंक्शन के लिए सब लोग स्टार्ट करें। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, दो कलर्स रख लेना प्लीज, बनाइए फटाफट डेनियल सेल। अभी सॉल्ट ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, तो अपने पुराने उससे मत बनाओ, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाओ। दो कलर रख लो, जिंक रॉड ZnSO4 में डिप करो, इस ZnSO4 को इधर की तरफ लिख दो, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज अभी अपनी मेन प्रायोरिटी है, तो ZnSO4 एक्वस में डिप करो। और इधर कॉपर रॉड है, तो इधर की तरफ लिख दो जो CuSO4 एक्वस में डिप है ना। ये वायर और वोल्टमीटर लिया, और सॉल्ट ब्रिज को मेन एम्फेसाइज देना, तो उसके आसपास की जगह अच्छी खाली रखना। ये सॉल्ट ब्रिज आ गया, यहाँ तक है लिखो इन्वर्टेड U ट्यूब। फिल कर दीजिए, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर जैसे जैसे रिएक्शन हुई, जिंक आयन सॉल्यूशन में लाइए, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन, जीविता बोलो। मैम बहुत बफरिंग हो रही है। वो फिर मैम शो नहीं हो रहा, मैम बहुत ब्लर शो। ब्लर तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, अब आप देखो वो पर्टिकुलर का ही होगा, और बाकी में मैम नहीं आ रहा, मैम बहुत बफरिंग भी हो रही है। अच्छा अक्षांश बत बोलो। मैम सही आ रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो लैपटॉप में दिख जाता है ना, मुझे जो चल रहा होता है वो दिख जाता है। यशस्वी, अदिति जो भी है म्यूट हुआ है कर लो। मैम सही आ रही है बिल्कुल।
सही है, पिछली बार था तो मुझे लैपटॉप में भी दिख रहा था। आप एक बार अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके वापस से आ जाओ, है ना। मैंने भी अपना लैपटॉप ऑफ करके की। इसमें जब भी ऐसा होना तो जो डिवाइस हो उसे स्विच ऑफ करके ऑन करो, यही रास्ता होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है आगे देखिए कि यहाँ से जिंक रॉड से जिंक के आयंस सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, तो जिंक आयन बढ़ते जा रहे थे, प्लस बढ़ता जा रहा था, और प्लस का बढ़ना इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देगा, मतलब सेल की पूरी फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस क्रिएट कर देगा। इसलिए अब आपने जो दूसरा कलर लिया है, क्या बने इसमें, केसीएल पढ़ लो, है ना। तो यहाँ प्लस को नेगेटिफाई करने के लिए यहाँ से यू ट्यूब के अंदर से माइनस आयंस को बाहर लो, कम से कम 3 तो लाना, और इसके आसपास से डैश हटा दो। तो ये क्लोराइड, क्लोराइड और क्लोराइड। इसमें क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड आपसे क्या पूछेगा कि सॉल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, उसको शो करते हुए गैल्वेनिक सेल को ड्रॉ करो, डेनियल सेल को ड्रॉ करो। तो ऐसे करो, या जो भी तुम इसमें फिल करो, सपोज वो कहते हैं केसीएल लेना, KNO3 लेना, तो जो तुम्हारा आयन डोमिनेट कर रहा है उसका अपोजिट है। तो यहाँ Zn2+ डोमिनेट कर रहा है ना, तो +2 के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो इसका माइनस आयन यहाँ यूज करा। अच्छा क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि जितने भी Zn2+ एक्स्ट्रा बने थे उनको कौन मिल गए, क्लोराइड, और ये ZnCl2 बन गया, तो ये न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। मेरी प्रॉब्लम खत्म, आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके आ रहे हैं, यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ से स्ट्राइक करके कौन जा रहा है, दूसरे कलर से लिखना, कॉपर आयन। अभी यहाँ से हटा दो, ये सॉल्ट ब्रिज की जगह है ना, तो ये उसका है। तो कॉपर आयन कहाँ जाते जा रहे हैं, स्ट्राइक करके रॉड पर, लेकिन यहाँ पर पहले तो जितने कॉपर हुआ करते थे उतने ही सल्फेट हुआ करते थे। अब जैसे जैसे रिडक्शन होगा, कॉपर 2+ जा रहे हैं, तो कॉपर 2+ का कॉपर बनके डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो क्या मैं कहूँ, सल्फेट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा है, चेक करिए, कौन सा चार्ज डोमिनेट कर रहा है, माइनस, और माइनस को नलिफाई करने के लिए कौन सा आयन चाहिए, प्लस। तो ये जो यू ट्यूब है इसके अंदर से 3 एरो निकाल लो कम से कम, और किसको बाहर आते हुए दिखा दो, K+। अब यहाँ का जो सल्फेट है वो K2SO4 बन के न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और यहाँ जो एक्स्ट्रा जिंक आयन थे वो ZnCl2 बन के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। दोनों सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। कोई स्टूडेंट मुझे बताए अगर यहाँ K+ नहीं आए तो यहाँ क्या हो जाए, पूरी फंक्शनिंग आपको आती है, बताइए कैसे इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगा, बताइए। अगर यहाँ पर मैं K+ को ना आने दूं तो क्या हो जाएगा, बोर्ड ऐसे ही तो पूछेगा। अगर इस कंपार्टमेंट में सॉल्ट ब्रिज से ये आयन ना आए तो क्या होगा, इस कंपार्टमेंट में ना आए तो क्या होगा, बताइए क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बोलो अर्चित। मैम कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयंस मैम कम हो जाएगी, और मैम Zn2+ बढ़ जाएगी अगर नहीं करेंगे। नहीं, यही वाले कंपार्टमेंट में बताना कि कॉपर 2+ का कॉपर बन के जमता जा रहा है, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मैम कॉपर की बढ़ जाएगी, बट कॉपर 2+ की कम हो जाएगी, मतलब आयंस। हाँ तो कॉपर सल्फेट की बात चल रही है ना, तो कॉपर आयन कॉपर बन के जमता जा रहा है, तो किसकी कम हो गई, मैम कॉपर की हुई, कॉपर आयन की, तो किसकी बढ़ गई, सल्फेट की। सल्फेट की। अब सल्फेट की बढ़ने से इस पूरे सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज हावी हो गया, नेगेटिव। और फंक्शनिंग के दौरान यहाँ से मूव करके कौन आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये माइनस उन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यस मैम। तो ये जो माइनस चार्ज डोमिनेट होता जा रहा है ये इन इलेक्ट्रॉन को धक्का मार देगा, सेम चार्ज में रिपल्शन है, और उनको यहाँ आने ही नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आए तो क्या यहाँ रिडक्शन होगा, नो मैम। इसका मतलब मेरा सब मटेरियल पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी मेरी सेल काम नहीं कर रही है। यहाँ पर पॉजिटिव का डोमिनेंस इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोक रहा है, और यहाँ नेगेटिव का डोमिनेंस जो आए हुए इलेक्ट्रॉन है उनको पुश करके वापस भेज रहा है। मतलब दोनों सॉल्यूशन का न्यूट्रल रहना जरूरी है। अगर ये दोनों न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो ये दोनों फंक्शनिंग, जो सारी फंक्शनिंग है वो सारी रुक जाएगी। इसलिए सेकंड फंक्शन वर्ड सुनना, इट मेंटेन्स, इट फॉर सॉल्ट ब्रिज, इट मेंटेन्स, सुनना क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आगे सुनना, किसकी, ऑफ टू सॉल्यूशन
किसके, ऑफ टू हाफ सेल, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग क्या, एप्रोप्रिएट आयन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट आयन? कि जहां प्लस डोमिनेट कर रहा है वहां माइनस भेजो, जहां माइनस डोमिनेट कर रहा है वहां प्लस भेजो। ये डिसीजन सॉल्वब्रिज का खुद का है। जहां माइनस है अपने आप वो अंदर से प्लस को खींचेंगे, और जहां प्लस डोमिनेट कर रहा है अपने आप वो अंदर से माइनस को खींचेंगे। What is the second function of Sawbridge? It maintains क्या, न्यूट्रलिटी, किसकी, दोनों सॉल्यूशन की। किसके है सॉल्यूशन? हाफ सेल के। कैसे मेंटेन करेगा? बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट आयन। एप्रोप्रिएट आयन का मतलब है जहां प्लस डोमिनेट कर रहा है वहां माइनस देके, और जहां माइनस डोमिनेट कर रहा है वहां प्लस। सबको फंक्शनिंग तो आती है ना। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू मूव करके यहाँ आते हैं, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको कॉपर 2+ लेके कॉपर में बदलता है। ये सारा काम रुक जाएगा। अगर यहाँ प्लस डोमिनेट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और यहाँ माइनस डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने नहीं देगा। ना इलेक्ट्रॉन जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं, तो सारा काम रुक जाएगा, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन। जबकि मेरे पास अभी एंड पॉइंट नहीं आया है, उसके बावजूद मेरी सेल काम करना बंद कर देगी। इसलिए मुझे क्या डालना पड़ता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज कितने काम करता है? 2। पहला काम दोनों सॉल्यूशन को जोड़कर सर्किट पूरा करता है, और दूसरा जहां जो चार्ज चाहिए वहां वो आयन देके न्यूट्रलिटी मेंटेन कराता है। अगर न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो सेल डेड होने का जो समय है उसके पहले ही सेल काम करना बंद कर दे। ठीक है, याद करिए सेकंड फंक्शन। इट मेंटेन्स क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। किसकी? ऑफ टू सॉल्यूशन। किसके? ऑफ टू हाफ सेल। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट आयंस। आयंस देके। एप्रोप्रिएट आयन का ब्रैकेट में अगर आप मीनिंग लिखना चाहें, वेयर पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट, where positive charge dominates, salt bridge provide negative ion and vice versa। ठीक है, याद करिए। जिन जिन को दोनों याद होते जा रहे हैं हाथ खड़ा करें। Ma'am, it maintains electrical neutrality of two solution of two half cell by providing appropriate ion. Ma'am, it connect the cell by joining the two solid. It connects the cell by joining two solution. It connect the cell कैसे? सेल को थोड़ी ना किसी से कनेक्ट कर रहा है। Sorry, ma'am, circuit. It connects the circuit. नहीं, कनेक्ट द सर्किट तो वर्ड सही नहीं लग रहा। सही करिए। सर्किट को कनेक्ट करने का तो सर्किट बना हुआ है, उसको कनेक्ट करा रहा है किसी से। कंप्लीट। It complete the circuit by joining two solution of two half cell. बस इसके वर्ड याद करने का तरीका है, ये पिक्चर दिमाग में लाओ, ये डेनियल सेल का डायग्राम दिमाग में लाओ, अपने आप आ जाएगा कि ये इन दोनों के अंदर डला है। It complete the circuit by joining the two solution of two half cell। ठीक है? Yes, ma'am. 3-4 दिन तक लगातार पूछूंगी ताकि याद हो जाए सबको। आर्या बोलो, दोनों फंक्शन बोलो। Ma'am, first of all, it completes the cell circuit by joining the two solutions of two half cells. And second, salt bridge maintains electrical neutrality of the two solutions of two half cells by providing appropriate ion. वो बच्चों से और सुन लेते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने आपको सॉल्ट ब्रिज। कोई भी जेईई नीट में क्वेश्चन आए, और एक तो तब आएगा तब करेंगे, तभी मजा आएगा उस क्वेश्चन का। ऋषि बोलो।
Ma'am, first is it complete the cell circuit by joining the two solutions of two half cells or electrodes, and the second is it maintain the electrical neutrality of two solutions of two half cells by providing appropriate ion. Appropriate ion का मतलब? Ma'am, it means where positive charge dominates and the salt bridge provide negative ion. ठीक है, अब मेरा अलग क्वेश्चन है। दर्शन, दर्शन आप बताएं, अगर एनोड वाले पार्ट में सॉल्ट ब्रिज ना हो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मैम अगर एनोड वाले पार्ट में सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो एनोड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और जो भी पॉजिटिव चार्ज है तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से नेगेटिव पार्ट आके उस पॉजिटिव पार्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा कैथोड पे। और इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाएगा तभी करंट फ्लो होगा। मतलब समय नहीं आने के पहले ही चीज डेड हो जाएगी। डेड तो होना ही है उसको। तो किसको याद है सेल डेड कब होती है? किसको याद है एक सेल डेड कब होती है? गरिमा? Cell become dead when its electron potential difference becomes zero. तो डेड तो होना ही है उसको, लेकिन ये तो वही बात है समय से पहले ही डेड हो गई, तो उस चीज को कौन रोकता है? सॉल्ट। चलिए अब अगला टॉपिक लिखिए, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो अमनदीप ने पूछा था एक दिन, कि बुक में ही दे रखा है मैम, अब उसका नंबर है आज। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैंने आपको जिंक रॉड दी और मैंने जिंक रॉड को ZnSO4 में डिप कर दिया। मैंने आपको बताया था कि सपोज करो ये एनोड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, जिंक से जिंक आयन सोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल लेयर बन जाएगी, और डबल लेयर के पीछे जो एक फोर्स काम कर रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है, उसी का नाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और सिंस मैंने ऑक्सीडेशन के थ्रू इसे डेवलप किया तो ये ओपी है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि वाकई में जिंक रॉड को ZnSO4 में डाल दें तो क्या ऑटोमेटिकली ये सब होने लग जाएगा? मतलब क्या एक इलेक्ट्रोड एनोड बनने के लिए तैयार हो जाएगा? मैंने लिखा है इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल लिखा है, डिफिकल्ट नहीं लिखा है, इम्पॉसिबल लिखा है। बहुत कम जगह इम्पॉसिबल वर्ड आता है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। अब आपके आंसर से वर्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आगे का एक प्रीफिक्स लगाना है। देखिए किसी को समझ आए? मैंने आपको बहुत अच्छे वर्ड्स में बोला कि जिंक रॉड को तुमने ZnSO4 में डाला, क्या जिंक एनोड बनने को तैयार हो जाएगा? अगर बताइए, क्या जिंक एनोड बनने को तैयार हो जाएगा? कोई नीड है क्या? चेक करिए, वहीं पर इसका आंसर है। क्या तैयार हो जाएगा जिंक? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिकल्ट होता है। मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मैम, सिंगल आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, नहीं तो क्या कहना चाह रहे हो? क्या जिंक को ZnSO4 में डाला तो ये एनोड बनने को रेडी है? चलो नहीं बता, और बताइए, और सोचिए। गरिमा बताओ। नो मैम। क्यों? मैम अगर यहाँ पे Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई अपोजिट रिएक्शन भी होनी चाहिए, जैसे कैथोड पे रिडक्शन होता है। हाँ यही इसका आंसर है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन का होना जरूरी है। तो ध्यान रखिए, सिंगल इलेक्ट्रोड में एक समझाना होता है और एक चीज का होना होता है। मुझे आपको पोटेंशियल समझाना है तो मैं पक्का इसी से समझाऊंगी, लेकिन ध्यान रखिए जिंक रॉड को ZnSO4 में डाल दो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला।
आराम से, ये सेफ है, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, साथ होते हैं। जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां रिडक्शन होना भी जरूरी है। अच्छा बताओ, मैं किसी को 100 रुपए देना चाहती हूँ, मेरा मन है आज बहुत कि मुझे 100 रुपए किसी न किसी को देने हैं। अब मैं कैसे दूंगी जब तक कोई लेने वाला ही नहीं है? मैं कैसे दे दूंगी? मेरा बहुत मन है कि आज मुझे लेक्चर देना है, बहुत मन है आज मेरा कि मुझे कुछ पढ़ाना है, लेकिन बच्चों का आज मन ही नहीं है पढ़ने का, तो मैं किसको पढ़ाऊंगी? अब वो अलग बात है कि मैं कोई नहीं बैठा और मैं बोल रही हूँ, वो एक अलग बात है। मुझे 100 रुपए देने, कोई लेने वाला नहीं, मैंने कहीं फेंक दी, वो अलग बात है, वो थोड़ी ना कंसीडर होगा। तो अगर आप देना चाहते हो तो कोई लेने वाला होगा, तभी तो सिस्टम क्रिएट होगा। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। अगर ऑक्सीडेशन में कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो वो रहेंगे कहाँ इलेक्ट्रॉन? उनको लेने वाला भी तो चाहिए, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब मैंने जब जिंक ड्रॉप को ZnSO4 में डाला तो जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी वो होगी, लेकिन अकेले में नहीं होगी, तब होगी जब सामने कैथोड भी खड़ा होगा। तो जब ये सब कुछ हुआ ही नहीं, मैं फिर बोल लेती हूँ, जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, जिंक आयन सॉल्यूशन में नहीं आए, सॉल्यूशन पे प्लस नहीं आया, इलेक्ट्रॉन रॉड पर इकट्ठे नहीं हुए, रॉड पर माइनस नहीं आया, डबल लेयर नहीं बनी, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया, तो कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। अच्छा ठीक है, सिंगल, ये सिंगल वर्ड बोल रहा होगा मंदी को समझ, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज क्योंकि एक अकेले इलेक्ट्रोड में कुछ होता ही नहीं है। जब कुछ हुआ ही नहीं तो मेजर कहां से कर लोगे? कुछ हुआ ही नहीं तो मेजर कहां से कर लोगे? बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। समझ जाइए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, हमेशा साथ साथ चलते हैं। एंड एट वन इलेक्ट्रोड, अगर आप एक इलेक्ट्रोड को लेते हो तो आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर्स। एक इलेक्ट्रोड पर तो एक ही चीज होती है और एक चीज हो नहीं सकती। जब कुछ हुआ ही नहीं तो रीडिंग कहां से ले लोगे? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। It is impossible to determine single electrode potential because oxidation and reduction occur simultaneously, and at one electrode either और की केस बनती है, मुझे तो both चाहिए, इसलिए फिर नहीं हो सकता। तो भाई इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल तो चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल नहीं होंगे तो E नॉट सेल नहीं आएगा, फिर E नॉट सेल नहीं आएगा तो del G नॉट नहीं आएगा, सब काम रुक जाएगा, कि मुझे पोटेंशियल तो चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा टू मेजर, सेकंड पॉइंट बना लो, टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे सेलेक्टेड, या वी लिख दो, वी सेलेक्टेड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड also known as normal hydrogen electrode as reference electrode। हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस के तौर पर चूज किया। कहानी क्या है कि किसी का पोटेंशियल नहीं पता। जिंक इलेक्ट्रोड कह रहा है मेरा बताओ, कॉपर कह रहा है मेरा क्या है, निकल कह रहा है मेरा क्या है, साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं भाई हमें तो किसी का नहीं पता और एक एक काम निकाल नहीं सकते। ऐसे कंडीशन में साइंस क्या करती है, अपन 9th में भी पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन के मास को मान लिया, कार्बन का मास 12 मानकर उसके रिस्पेक्ट में सबका निकाल दिया, किसी को स्टैंडर्ड चूज किया जाता है, रेफरेंस चूज किया जाता है, और SHE को रेफरेंस ले लिया। एंड बट सुनना, इट्स पोटेंशियल इज अज्यूम्ड या टेकन एज 0। इसका पोटेंशियल साइंटिस्ट लोगों ने क्या दिया, इसको हम 0 मान रहे और बाकी सबका इसके थ्रू निकालेंगे। जब भी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है तो हम ऐसे ही तो करते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मासेस निकालने थे, आपको मालूम है सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना, फिर ऑक्सीजन 16 आइसोटोप को पेरेंट माना, उसके रिस्पेक्ट में निकाला था, और लास्ट में C12 आइसोटोप को मान रखा। इसी तरह से यहाँ पर सबके पोटेंशियल निकालने के लिए SHE और NHE को रेफरेंस चूज कर दिया और इसके पोटेंशियल को 0 ले लिया।
अब इसके थ्रू सबका निकालेंगे। तो एक तो फिक्स हो गया ना कि इसका तो 0 है, अब बाकियों का निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, आप में से कोई भी बता सकता है, बता दीजिए। लास्ट 5 मिनट्स, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? नहीं, नाउ क्या करना, द इलेक्ट्रोड whose potential is to be determined, जिसका पोटेंशियल तुम्हें निकालना है, is coupled with SHE and make electrochemical cell। क्या बोला? तुम्हें जिसका भी पोटेंशियल निकालना है उसको तुम SHE के साथ कपलिंग करो और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिजाइन कर लो। अब कोई बता सकता है कि मैम ये मालूम है, ये आ जाएगा, फिर इसका निकाल लेंगे? नहीं। इन दिस, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, SHE इज ऑलवेज एनोड। अच्छा ये तो बता दो, ये लिखना क्यों जरूरी था? तुमको तो एनोड कैथोड सेलेक्ट करना आता है ना, तुमको तो एनोड कैथोड सेलेक्ट करना आता है आयुष, फिर ये क्यों कहना पड़ा कि SHE को एनोड बनाना? मैम क्योंकि अपन को एक ना एक चीज तो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, तो उससे भाई मैं उससे अगर तुम्हें करना भी पड़ेगा। दे दूं तो तुम्हें एनोड कैथोड सेलेक्ट करना आता है क्या? यस मैम। आता है, तो फिर मैंने यहाँ क्यों फिक्स कर दिया कि SHE को ही एनोड रखना? क्योंकि मैं कहाँ खड़ी हूँ अभी? मैम 0 पे, जहां मैम मुझे किसी का पोटेंशियल निकालना है। नोन ही नहीं है, अच्छा सबका निकालना है। नोन ही नहीं है तो कंपेयर कहां से करूंगी, डेटा ही नहीं है मेरे पास। अच्छा बताओ, मैं क्वेश्चन के दौरान ऐसे देती हूँ नहीं देती हूँ? E0 कॉपर का +0.34 है, E0 जिंक का -0.76 है, तभी तो तुम कहते हो मैम इसका RP ज्यादा, इसको कैथोड बना दो। बोलो। यस मैम। अभी हम कहाँ खड़े हैं? अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिगिनिंग में खड़े हैं कि हमें किसी के मैम किसी का इलेक्ट्रोड ही नहीं पता अपन को कि क्या इलेक्ट्रोड तो करना। पता है, पोटेंशियल नहीं पता। यस मैम, पोटेंशियल नहीं हम पता। कहाँ खड़े हैं? हमें किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता ही नहीं है, और हमने हाइड्रोजन का क्या मान रखा है? 0 मान रखा है हाँ, अपन। और उसके थ्रू हमें सबका निकालना है। यस तो मैम। मुझे तो किसी का पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो तुम कैसे डिसीजन लोगे कि किसको एनोड बनाना है और किसको कैथोड? स्टूडेंट कब डिसीजन लेता है एनोड और कैथोड का? जब उसको पता होता है ना कि इसका RP ज्यादा है, इसका OP ज्यादा है। मैं तो वहां खड़ी हूँ जब मुझे पता ही नहीं है। अभी तो हम निकालना शुरू कर रहे हैं, तो मुझे किसी का नहीं पता। तो फिर इन लोगों ने फिक्स कर दिया कि इस समय तुम SHE को एनोड फिक्स कर लो, तो SHE के रिस्पेक्ट में सबके RP आ जाएंगे, उसके 0 मानते हुए सबके आ जाएंगे। समझ आ रहा है क्यों फिक्स करना पड़ा? फॉर एग्जाम्पल एक मैं सिखा देती हूँ, एक तुम लोग कर लेना। टू फाइंड RP ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है? सेल ड्रॉ करा दो, रूल्स मैंने सारे लिख दिए हैं। कौन ड्रॉ कराएगा सेल? SHE को कहाँ ले जाना है वो लिख दिया है मैंने, बताइए। यश बोलो। मैम SHE का तो एनोड बनेगा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिंक का कैथोड बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ड्रॉ करिए, सबको आता है। SHE का एनोड बनाना है, लेफ्ट में एनोड होता है और राइट में कैथोड होता है। प्लैटिनम वायर ग्लास ट्यूब में सील पैक करिए, चारों तरफ हाइड्रोजन गैस। ये इसका इधर जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक आयंस, और इधर इसको डिप किया H+ आयंस में, प्लैटिनम फॉइल और H+ सही है। दोनों रॉड को जोड़ दिया वायर और वोल्ट मीटर से, और दोनों सॉल्यूशन को जोड़ दिया सॉल्ट ब्रिज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार है। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी? बोलो। ये दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हैं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। टू फाइंड RP ऑफ, प्लीज एक बार जोड़िए,
स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, दोनों स्टैंडर्ड बनाने, मतलब यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन बने हुए और यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन बने हुए और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो बन पा रहे, स्टैंडर्ड बना दिया। जब तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रोड इनिशियली स्टैंडर्ड बने हुए होते हैं तो जो रीडिंग यहाँ पर आती है वो E0 सेल कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों कौन सी स्टेट में, स्टैंडर्ड, तो ये भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। वोल्ट मीटर की रीडिंग यहाँ आ जाएगी E0 सेल, और E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, समझना। E0 सेल के नीचे लिख दो वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग, ठीक है। और E0 कैथोड मतलब कैथोड कौन है, जिंक वाला, इसका तो मुझे निकालना है। और E0 एनोड 0 है क्योंकि हाइड्रोजन का 0 मान रखा है। अब जितने बच्चों को जिंक का स्टैंडर्ड आरपी ध्यान है, कौन मुझे बता सकता है मैम वोल्ट मीटर की रीडिंग ये आएगी, कौन बता सकता है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? तुम्हें जिंक का आरपी याद है, सोच के बताओ, बोलो दिव्यांश। मैम -0.76 वोल्ट। आप कह रहे हैं -0.76 वोल्ट होगी, तो ये E0 कैथोड में से 0 गया तो क्या आ गया, E0 कैथोड। E0 कैथोड, और E0 कैथोड मतलब जिंक का आरपी निकल चुका है कितना, -0.7। तो दिव्यांश क्या मैं कह दूं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग ही देखते जाओ फटाफट और लिस्ट बनाते जाओ, वही सबके आरपी है। यस मैम। क्योंकि E0 कैथोड में से E0 एनोड घटेगा, है ना, एनोड क्या फिक्स है, SHE, जिसका क्या फिक्स है 0, तो उस पार्ट का तो E0 कैथोड ही बचेगा। और Yes, वोल्ट ma'am. मीटर की रीडिंग फटाफट पढ़ते जाओ और सबके आरपी तैयार हो जाएंगे, फटाफट एक टेबल में अरेंज कर लो कि किसका आरपी कितना है। समझे बात को? किसका पोटेंशियल निकालना था, जिंक का। जिंक को स्टैंडर्ड स्टेट में ले लो, एसएचई के साथ कपलिंग करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई, जैसे आपने सर्किट को जोड़ा तुरंत रीडिंग नोट करो, वो रीडिंग E0 सेल कहलाएगी, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में है। इमीडिएट वाली रीडिंग देखनी, इमीडिएट वाली, ये दोनों कौन सी स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में, तो E0 सेल कहलाएगा। रीडिंग पढ़ लो, एनोड का 0 फिक्स है, कैथोड का निकालना है, वो आपके पास, ठीक है। इसका नोटेशन बताओ कोई मुझे, नोटेशन, इसका नोटेशन बताओ कैसे होगा। नोटेशन बताओ लक्ष्य। लक्षित, अभी देखते हैं अपन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ये लास्ट मुझे बस इसका नोटेशन बता दो, अक्षत बोलो, और फिर आप लोग कॉपर का करना। हाँ मैम E0, नहीं, सेल नोटेशन। मैम मैम प्लेटिनम तो मैम सेल में थोड़ी ना काउंट करते हैं। सेल नोटेशन में तो आता है ना हाइड्रोजन के, एसएचई का सेल नोटेशन याद करो, प्लैटिनम लिखा है अपन ने। यस मैम। प्लैटिनम कॉमा या वर्टिकल लाइन। मैम वर्टिकल लाइन। मैम हाइड्रोजन गैस 1 बार 1 बार पर है, वर्टिकल लाइन H+ एक्वस 1 मोल। बहुत बढ़िया। फिर डबल वर्टिकल लाइंस Zn2+ 1 मोल। एक्वस वो 1m है, देन वर्टिकल लाइन Zn ये Zn सॉलिड। सबसे ऊपर लिख दो F20+, ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड आप लोग करना कॉपर का। मुझे अभी बता दो कॉपर की रीडिंग क्या आएगी, बोलो कॉपर की रीडिंग क्या आएगी वोल्ट मीटर में, बोलो अर्चित। मैम +0.34। बिल्कुल, मतलब जो आरपी है ना वो ही वोल्ट मीटर की रीडिंग है, क्योंकि इधर से तो तुम समझ जाओ E0 कैथोड ही बच रहा है, तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो ही उनके आरपी है। तो इस तरह से समझ जाओ, कुछ के आरपी नेगेटिव आएंगे, कुछ के आरपी पॉजिटिव आएंगे, और मिडिल में हाइड्रोजन खड़ी है। मिडिल में कौन खड़ी है, हाइड्रोजन, कुछ के नेगेटिव है कुछ के पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सेकंड आप लोग करना, सेकंड लिखिए, सेल वगैरह सब बनाना, नोटेशन लिखना, रीडिंग वगैरह लिखिए। टू फाइंड आरपी ऑफ स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड, ये तुम करना, आरपी ऑफ स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आज अपन ने 2 टॉपिक पढ़े,
नहीं ये अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें मैं आपको एक एक्स्ट्रा और बताऊंगी, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बुक में नहीं है पर आप कर लो क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में थी। इसमें आज जो मैंने बताया है इसको कल मैं प्राइमरी रेफरेंस कराऊंगी, इसकी कुछ कमियां बताऊंगी, फिर सेकेंडरी रेफरेंस भी बता दूंगी, बोर्ड में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को भी तो पूछ लीजिए। अब कल का जो भी शेड्यूल रहेगा